बढ़ते हैं और हमारे साथ बात करने के लिए इस सेलिंग के एनवायरनमेंट में क्या करें ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आई एम अज्यूमिंग कि आपका पोर्टफोलियो भी इस समय काफ़ी पेन में होगा, जैसा कि पूरा मार्केट है। आप क्या कर रहे हैं इस समय और आपकी क्या एडवाइस होगी? हाय अनुज जी। देखो, बाजार की तीन सीजन होती है। एक बुल मार्केट, एक बेयर मार्केट। लेकिन सबसे अच्छा इस तरह का जो माहौल रहता है तभी सैटरडे संडे बहुत अच्छे लगते हैं। करें तो ये बेसिकली थ्री सीजन्स होती है, बट दैट्स ऑन ए लाइटर नोट। नहीं, आई थिंक करेक्शन हम सब चाहते थे, करेक्शन आवे और फाइनली करेक्शन आ गया। लेकिन जब ये आता है तभी किसी को अच्छा तो लगता नहीं है क्योंकि स्टॉक्स डाउन होते हैं। बट आई थिंक दैट्स वेयर द अपॉर्चुनिटी कम्स। तो लास्ट अगर आप देखोगे सितंबर 2024 तक का जो माहौल था कि थ्रो द डार्ट एंड मेक द मनी, तो वो माहौल इज ओवर। डिसिप्लिन इज नाउ गेटिंग रिवॉर्डेड, क्वालिटी इज नाउ गेटिंग रिवॉर्डेड, एग्जिट स्ट्रेटेजी इज नाउ गेटिंग रिवॉर्डेड। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं हर बार कहता हूँ, आपकी चैनल पे भी मैंने कई बार कहा है कि क्या लेना सबको पता है, कभी बेचना वही आर्ट एंड साइंस ऑफ फंड मैनेजमेंट है। So we are very agile in our portfolio. We keep changing our portfolio on very regular basis. तो जहाँ पे भी ग्रोथ कम लग रहा है, जहाँ पे भी कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो वहाँ पे हमें वो पोर्टफोलियो को शिफ्ट करना चाहिए। सो आई थिंक कोई भी क्राइसिस को वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और सिमिलरली ये करेक्शन जो है, मैं जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनको वही कहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी है टू रिपेयर एंड रीजुनिवेट योर पोर्टफोलियो। तो ये एक पोर्टफोलियो का हेल्थ चेकअप करके उनको रिपेयर कीजिए और जहाँ पे ग्रोथ है, अच्छी कंपनी में है, उसमें आप शिफ्ट कीजिए। सो दैट जब भी मार्केट आगे बढ़ेगा तभी वापस वेल्थ क्रिएशन बहुत बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। राजेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। लेकिन सर, एफआईज की मैं बात करना चाहूँगी। जिस तरीके से वो बिकवाली कर रहे हैं बाजार में, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था तब भी बिकवाली कर रहे थे, लेकिन उतना फर्क पड़ नहीं रहा था क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खरीद रहे थे। लेकिन अब बिकवाली कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। उस वक्त हमने कहा था कि भारतीय शेयर बाजार काफ़ी महंगे हैं वैल्यूएशन के हिसाब से। अब जिस तरीके से गिरावट आई है, क्या वैल्यूएशन कंफर्ट लग रहा है आपको भारतीय शेयर बाजार में? क्या अब इंडियन मार्केट अब महंगे नहीं है? क्या टेक है आपका इस पर? आपके साथ में 100% सहमत हूं कि पहले अपना वैल्यूएशन से बाजार गिरा क्यों? क्योंकि अपने आप का वेटेज से बाजार गिर गया। जो वैल्यूएशन इतने हाई हो गए, लोगों ने अर्निंग्स ग्रोथ मार्च 25, 26, 27, 28 तक, कहीं कोई स्टॉक्स में तो नरेटिव्स इतने चल गए कि मार्च 30 तक का भी आज डिस्काउंट कर दिया। तो वो ओवर वेट, ओवर वैल्यूएशन हो गया था और इसके लिए मार्केट राइटली करेक्शन हुआ। लेकिन अभी भी कहीं सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पे वैल्यू है और कहीं सारे पॉकेट्स अभी भी है जहां पे अभी भी वो नरेटिव्स पे चल रहे हैं। तो ये जो नरेटिव्स की दुनिया है, वहां से निकल के जो नंबर्स की दुनिया है, वहां पे हमें फोकस करना पड़ेगा। रहा सवाल एफआईआई का, तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो हिसाब से एफआई ने लास्ट 3 महीने में सेलिंग किया है, अब ये करंट लेवल पे उतनी ही जोर से सेलिंग आएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। और लास्ट ईयर का अगर आप देखोगे तो एफआई का सेलिंग बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि आप सिर्फ सेकेंडरी मार्केट के नंबर देख रहे हो। लेकिन प्राइमरी मार्केट के नंबर भी अगर आप मिलाएंगे तो लास्ट ईयर का 2024 का सिर्फ रफली $1 बिलियन ही एफआई का सेलिंग था। तो वी हैव टू लुक एट द नेट नंबर रादर देन द ग्रॉस नंबर। और ये दोनों को आपको मिला के आपको देखना पड़ेगा कि एफआई का क्या व्यू बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी इकोनॉमी की फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में रहती है, इंटरेस्ट रेट कट होना चालू हुआ है, इन्फ्लेशन कूलिंग डाउन हो रहा है और वैल्यूएशन भी आपकी फेवर में आ रहा है। तो बेसिकली these are the four most important thing for any global investor. So I'm sure they will come back to India very soon as it becomes valuation wise attractive compared to their own home market US. उनका US मार्केट पे क्या व्यू है वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा compared to the Indian market. अच्छा, राजेश जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी श्रेया इस डिस्कशन को एफआईएस की तरफ लेके गई, लेकिन दिक्कत ये हमारी है, फ्रेंकली स्पीकिंग। ऊपर का माल फंसा हुआ है, नीचे पैसे नहीं। वो कहते हैं ना वो कि इरादे मेरे डिफेंडर के हैं और पैसे मेरे पास सिलेंडर के हैं। तो अब करना क्या है उस छोटे मोटे पैसे से? मतलब क्या कर सकते हैं आप इस प्राइस पे? हैं? सही बात। तो आपने एकदम सही कहा कि तो प्रॉब्लम है। तो जो लोगों ने वो फंसे हुए हैं, तो वो कोई बिना रिसर्च अगर आप काम कर लो, बिना एडवाइस कुछ काम कर लो कि जस्ट टिप बेस्ड बाइंग कर लो, तो वो हर बार की स्टोरी है। ये बार कोई नई बात तो है नहीं। और मार्केट अगर कोई बोलता है कि नीचे जाएगा ही नहीं, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट का तो स्वभाव है ना कि ऊपर जाना और नीचे जाना। तो हमें क्या डिसिप्लिन मेंटेन करनी है। आई थिंक द पूरा जो आंसर है, ये पूरा जो लर्निंग से कोई भी करेक्शन का, कोई कोई आम आदमी निवेशक जो रिटेल इन्वेस्टर है, उसके लिए एक ही
वन सेंटेंस है क्या, वन वर्ड है, डिसिप्लिन। डोंट गेट कैरिड अवे, डिसिप्लिन। लेकिन यही होता है, जब भी बाजार ऊपर होता है तभी सब लोग मोमेंटम चेस करते हैं, रिटर्न्स को चेस करते हैं, और फिर जब भी नीचे आता है तभी लोगों को डिसिप्लिन याद आ जाती है। तो अगर डिसिप्लिन अगर हम बरकरार रखते हैं तो फिर फंसना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि आज भी आप जो लोगे 3 4 5 साल का व्यू रहेगा तो वापस आपका अच्छा सा गुड डबल डिजिट रिटर्न बनना निश्चित है। लेकिन पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि बिना पेशेंस हो शेयर बाजार में पैसा कभी कोई कमाता नहीं है। सो यू टू कीप द पेशेंस। अच्छा, ये बात करते हैं कि इस प्राइस पर भी क्या अच्छा लग रहा है, और एग्जैक्टली क्या होल्ड करता है वो स्ट्रेंथ जो जब भी पुल बैक आएगा ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा, अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग पुल बैक देगा। क्या ऐसे में बैंक्स और एनबीएफसी कंसिडरिंग फैक्ट कि रेट कट्स हुए हैं, आरबीआई इज मेंटेनिंग इनफ लिक्विडिटी और थोड़ा सा रिस्क वेटेज को कम कर देना, ये सब चीज़ें क्या एनबीएफसी को और बैंक्स को एक अच्छा परफेक्ट ब्लेंड बना रही हैं टू चेस इफ यू हैव लिक्विडिटी एट दिस प्राइस? यस, यू आर राइट। सो फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स हमने हमारा बैंकिंग का एक्सपोजर इंक्रीज किया हुआ है। हमारे मल्टी कैप पे रफली 29% करंटली बैंकिंग है, जिसमें कॉर्पोरेट बैंक्स भी है और एनबीएफसी भी है। तो बैंक्स डेफिनेटली बेनिफिट होएगा, क्योंकि लिक्विडिटी पे आरबीआई के बहुत सारे मेजर्स इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ इंप्रूवमेंट सिर्फ बैंक्स के लिए सीमित नहीं है। जो यूनियन बजट का 1 लाख करोड़ का गिफ्ट जो टैक्सेशन का दिया हुआ है, तो उससे फाइनली रूरल इकोनॉमी, अर्बन इकोनॉमी, कंजम्पशन, पूरा इकोनॉमी का रिवाइवल होने वाला है। तो अगर आप निफ्टी का अगर अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे तो 1% अर्निंग्स ग्रोथ था फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में भी 1-2% का ही अर्निंग्स ग्रोथ था, लेकिन थर्ड क्वार्टर में वी आर बैक टू 9% अर्निंग्स ग्रोथ। नाउ एज यू मूव इनटू जुलाई क्वार्टर, मींस सेकंड क्वार्टर, 3 महीने के बाद की बात कर रहा हूं, वी आर बैक टू 12% अर्निंग्स ग्रोथ। सो ये सिर्फ कोई बैंकिंग के लिए सीमित नहीं रहेगा, चाहे वो सिलेक्ट बैंकिंग स्टॉक्स हो, चाहे सिलेक्ट फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हो, चाहे सिलेक्ट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज हो, या चाहे ऑटोमोबाइल कंपनीज हो। आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड अपॉर्चुनिटीज काफी है, लेकिन उसमें हमें सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। सिर्फ टॉप डाउन व्यू नहीं लेना है, थोड़ा बॉटम अप भी साथ में देखना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, वी हैव टू यूज इट वाइजली। बिल्कुल। तो आपने कहाँ बेट लगाए हैं ऑफ लेट, अगर विद डिस्क्लोजर आप बताना चाहें कुछ स्टॉक्स जहां पर आपने टॉप अप किया है, जहां पर आपने इस डिक्लाइन में फ्रेश बाइंग की हो? तो एक तो बैंकिंग एंड फाइनेंस, जहां पे हमने हमारा वेटेज बढ़ाया हुआ है पिछले करीब 3 महीने से, और आज भी हम पॉजिटिव है। दूसरा फार्मास्यूटिकल्स, जिसके अंदर 3 बकेट है, तो हम लोग सीडीएमओ स्पेस पे काफी पॉजिटिव है पिछले कहीं लास्ट 2-3 क्वार्टर से। तो दैट इज ए सेकंड स्पेस जहां पे हमने वेटेज ऐड किया है। तीसरा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है, लाइक फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस एग्रीगेटर, तो इस तरह की कंपनी जहां पे ग्रोथ फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, और आगे का जो रोड मैप है वो बहुत ही डबल डिजिट, स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट 25-30% काइंड ऑफ ए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जहां पे दिख रही है। तो ये तीसरा बकेट है। एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हमें लग रहा है विल बी द वेरी बिग बेनिफिशियरी। 3-4 महीने के बाद आपको इफेक्ट दिखाई देगा, और हमें लग रहा है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ऑल्सो विल बेनिफिट इन ए बिग वे। तो ये 4 पॉकेट्स हैं जहां पे वी हैव बीन इंक्रीजिंग वेट इन लास्ट करेक्शन। तमाम सेक्टर्स बताए आपने राजेश जी, लेकिन आईटी सेक्टर का कहीं जिक्र नहीं हुआ। आईटी सेक्टर पे भी आपका टेक में जानना चाहूंगी। जिस तरीके से बिकवाली हुई है बाजार में, आईटी सेक्टर एक बड़ा फैक्टर है। देखिए इंडेक्स ही पूरा 4% से ज्यादा लुढ़क गया। आईटी सेक्टर में कहीं आप बेट लगा रहे हैं, स्पेशली मिड कैप और लार्ज कैप दोनों में, अगर आप सेग्रीगेट करना चाहें तो? यस, आईटी सेक्टर में भी हमने हमारा वेटेज पिछले जुलाई, अगस्त, सितंबर से हमने बढ़ा के 8% का रफली अभी हमारे पास 12% हमने आईटी वेटेज किया हुआ है, और इसमें दोनों है, लार्ज कैप भी है और मिड कैप भी है। आज का आईटी का इंडेक्स सिग्निफिकेंटली डाउन है बिकॉज ऑफ द यूएस रिलेटेड थिंग्स, लेकिन हमें लग रहा है कि यूएस इकोनॉमी इज गोइंग टू डू लिटिल बिट बेटर इन 2025। एंड जब भी यूएस इकोनॉमी बेटर करती है, और अगर आप टॉप यूएस कंपनीज का टेक्नोलॉजी स्पेंड की कमेंट्री अगर सुनोगे, तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू रिवाइव। टीसीवी काफी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट हो चुका है, थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट्स कॉन्फ्रेंस को अभी हुआ है। तो आई थिंक IT stocks will also do reasonably well. Both IT and pharma both will do reasonably well. अच्छा राजेश जी, एक बात बताइएगा, एक स्पेस जो कि वैसे ही तंग थी, क्योंकि रियल स्टेट जब अच्छा नहीं कर रहा है तो रियल स्टेट एंसिलरी होम इम्प्रूवमेंट अच्छा भी नहीं करेगा, बट सडनली यू हैव डिफरेंट मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस। आई मीन, एक बार पेंट सेगमेंट में स्ट्रेस आना, अब अल्ट्राटेक सीमेंट का जो खुद आई थिंक सीमेंट में स्ट्रेस है, नया एक प्लेयर है कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है। आपने एक बार पेंट को हाथ लगाया, फिर आपने केबल्स और वायर्स को हाथ लगाया।
कि सडनली ये सेगमेंट डिस्टर्ब सा है इस वक्त। आप कर क्या रहे हैं इस सेगमेंट में इस वक्त? वीरेंद्र जी, कोई भी कंपनी अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली पिछले 50 साल की हिस्ट्री आप चेक करोगे तो कोई भी कंपनी मल्टीबैगर तभी बनती है जब भी उसका ग्रोथ बहुत बड़ा होता है। वो ग्रोथ करने के लिए अलग अलग सेगमेंट में यू नीड टू एंटर। तो सबसे बड़ी जो आपकी स्ट्रेंथ जो रहती है कोर सेगमेंट में, उसके बाजू की जो सेगमेंट रहती है जिसको एडजेसेंट सेगमेंट कहते हैं, यू हैव टू एंटर इनटू दैट। फॉर एग्जांपल लार्जेस्ट प्लाईवुड कंपनी जो थी, दे एंटर्ड इनटू एमडीएफ, तो आज एमडीएफ में लार्जेस्ट बन गई। लार्जेस्ट फ्लोरोकेमिकल कंपनी एक थी, दे एंटर्ड इनटू अदर स्पेशलिटी केमिकल, तो आज स्पेशलिटी केमिकल में नंबर 1 बन गई। जो स्पेशलिटी केमिकल में नंबर 1 बन गई, दे एंटर्ड इनटू एचपीपी, हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर, तो वो हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर में नंबर 1 बन गई। जो कंपनी सिर्फ बिस्किट बनाती थी, वो बिस्किट के उपरांत केक भी बनाने लग गई, वो उसमें नंबर 1 बन गई। सो अगर आपको आपका ग्रोथ करना है कोई भी कंपनी को, तो आपको रिलेवेंट रहना पड़ेगा और ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा। अभी ये जो कंपनी स्पेसिफिक जो आप बात कर रहे हो, तो यह तभी करोगे जब भी उसकी साइज रिलेवेंट रहेगी। अगर हमारा मार्केट रेवेन्यू 1 लाख करोड़ है, तो मैं 100 करोड़ की सेगमेंट में एंट्री नहीं करूंगा, मैं 50,000 25,000 करोड़ की सेगमेंट में एंट्री करूंगा, सो दैट वो मेरी इट हैज टू मूव नीडल फॉर मी, करेक्ट? सो इट इज द राइट स्ट्रेटेजी फ्रॉम द कंपनी परस्पेक्टिव टू एंटर इनटू द न्यू सेगमेंट्स which is offering the better growth opportunity with a better return on capital employed and also better market valuation। क्योंकि अगर आप देखोगे तो वायर एंड केबल के मार्केट वैल्यूएशन जो है 40-50 के पीई पे है, और सीमेंट के वैल्यूएशन 25-30 के पीई पे है, और आरओसी वायर एंड केबल का ज्यादा है, B2C का ज्यादा बिजनेस है। तो एनी कंपनी विच इज ए सिग्निफिकेंट कैपिटल एज वेल एज कॉस्ट एडवांटेज, एंड ऑफ कोर्स दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स, 5 साल लगेंगे वो चीज सक्सेस होने में, बट यू नीड टू डू दैट, अदरवाइज आपका कोर ग्रोथ विल बी इक्वल टू इंडिया जीडीपी ग्रोथ, तो आपका 10% ग्रोथ फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी को 20% ग्रोथ करना है, देन यू नीड टू ऐड द न्यू सेगमेंट्स टू योर बिजनेस, अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया और हैव अ नाइस वीकेंड एज वेल।